वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स क्लासेस। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। उसके पहले जितने भी टॉपिक हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोगों को पढ़ना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे एक समान है, हर जगह जो वैद्युत क्षेत्र एक समान है, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। इस वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ए सिरे पर इसको ए मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है तथा मान लेते हैं कि यह एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, कार्य निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू चार्ज, बी सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है तथा यह एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ से हम बलयुग्म निकालेंगे कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है बलयुग्म, उसका व्यंजक प्राप्त किया यहाँ पहले वीडियो में। तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे कि हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर ध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म, चूंकि हम बलयुग्म को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये लोग हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बलयुग्म का जो फार्मूला होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो वो पीई साइन थीटा होता है। अब मान लेते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव को हम घुमा देते हैं, वो पहली स्थिति से दूसरी स्थिति पे पहुंच जाता है। मान लीजिए ये घूम के यहाँ से यहाँ तक हम पहली स्थिति से जो थीटा कोण पे रखा गया था उससे डी थीटा कोण पे घुमा दे रहे हैं। तो ये एंगल जो घूम रहा है वो डी थीटा है, और ए की जो स्थिति है इस बार वो ए डैश बन गया और बी डैश पहुंच गया, माइनस क्यू यहाँ और प्लस क्यू यहाँ। तो अब हम निकालेंगे कि डी थीटा कोण के कारण जो कार्य हुआ, डी थीटा घुमाने के कारण वैद्युत द्विध्रुव को जो कार्य हो, कार्य निकालेंगे। तो हम कहेंगे कि डी थीटा कोण घुमाने में किया गया डी डब्ल्यू, क्योंकि हम डी थीटा कोण घुमा रहे हैं तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा, स्मॉल वर्क ही मिलेगा। तो हम निकाल लेते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बलयुग्म का जो मान है टाउ, विस्थापित कितना हुआ है डी थीटा, तो हम उसको रख देते हैं यहाँ से। तो हमको डी डब्ल्यू बराबर मिल जाता है टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ से टाउ का मान रखेंगे हम, तो यहाँ से डी डब्ल्यू हमको मिल जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हम कहते हैं कि कुल किया गया कार्य जब थीटा का स्थिति प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 से और अंतिम स्थिति थीटा 2 तक हो, मान लेते हैं कि बलयुग्म द्विध्रुव पर किया गया कार्य प्रारंभिक स्थिति थीटा बराबर थीटा 1 से अंतिम स्थिति
अंतिम स्थिति थीटा बराबर थीटा 2 तक जो घुमाने में किया गया कार्य है, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dw, यहां से हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि प्रारंभिक स्थिति थीटा बराबर थीटा 1 से है अंतिम स्थिति थीटा बराबर थीटा 2 तक, तो यहां से इसकी जो लोअर लिमिट लगेगी वो थीटा 1 से थीटा 2, और यहां से PE साइन थीटा डी थीटा। यहां से P और E जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो बाहर हो जाएगा, तो PE लग जाएगा थीटा 1 से लोअर लिमिट टू अपर लिमिट साइन थीटा डी थीटा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा हमको PE साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से कॉस थीटा और लोअर लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, जब हम लिमिट रखते हैं तो पहले बड़ी वाली लिमिट रखते हैं, मतलब अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कुल किया गया जो कार्य है W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। यहाँ से थोड़ा अगर और सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा PE जो कि कॉस थीटा 1 प्लस में है उसको पहले लिख लिया गया, और उसके बाद में माइनस के साथ कॉस थीटा 2। तो ये हमको एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कुल किया गया कार्य मिल गया। अब यहाँ से कुछ स्थिति बन सकती है कि मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति में मैंने द्विध्रुव को थीटा कोण पे नहीं बल्कि एक्स अक्ष के साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा था, तो यहाँ से थीटा बराबर अगर 0 ले लिया जाता है प्रारंभिक स्थिति में कि थीटा 1 बराबर 0 अंश, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE और cos थीटा 1 के स्थान पे 0 अंश आ जाएगा, और यहाँ cos थीटा 2 जो है उसको हम मान लेते हैं कि थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कुल किया गया कार्य PE cos 0 अंश का मान 1 होता है और cos थीटा, यहाँ कारण में हम लिख देंगे कि चूंकि cos 0 अंश बराबर 1, तो यहाँ से W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये हमको कुल किया गया कार्य मिल गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब हम 1 मिनट में इसको फिर से जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं कि कैसे क्या क्या किया गया है। सबसे पहले तो हमको जानना है कि हमें निकालना क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है और AB ये वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है, और इस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है AB, जिसके A सिरे पर प्लस क्यू चार्ज है और B सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है। ये प्रारंभ में मैंने माना कि ये थीटा कोण एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पे रखा गया है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस द्विध्रुव पर जो लगने वाला बलयुग्म है उसका फार्मूला टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये मैंने पहले के डेरिवेशन बता चुके हैं, हम पहले के वीडियो देख लीजिएगा। तो ये टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है कि अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, तो उस पर जो लगने वाला बलयुग्म होता है उसका फार्मूला टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। फिर हमने कहा कि इस द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वहां से उसके प्रारंभिक स्थिति डी थीटा कोण घुमाते हैं, तो डी थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य है वहां से डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य DW माना गया, और वहां से जो वर्क का फार्मूला होता है कार्य का बलयुग्म गुणे कोणीय विस्थापन, यहाँ पर ये फार्मूला गया। तो बलयुग्म का मान जो होता है टाउ और कोणीय विस्थापन हमने कितना घुमाया था डी थीटा उसको रख दिया गया। यहाँ से टाउ का मान बलयुग्म का मान रख दिया गया, तो PE साइन थीटा डी थीटा आ गया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से प्रारंभिक स्थिति मान लीजिए कि प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 पे रखा गया था और घुमाने के बाद जो अंतिम स्थिति मिली हमको वो थीटा 2 मिल गया। तो यहाँ से जो कुल किया गया द्विध्रुव पर किया गया कार्य उसकी प्रारंभिक स्थिति थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 से अंतिम स्थिति थीटा बराबर थीटा 2 तक, तो कुल किया गया कार्य के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं।
तो यहाँ से हमको इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 अपर लिमिट लगा दिया, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट पी ई साइन थीटा डी थीटा। क्योंकि पी ई जो है वो कांस्टेंट है, अचर है, उसको हम बाहर कर लिए, तो थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा डी थीटा हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हमको साइन थीटा का समाकलन करना है, तो साइन थीटा का समाकलन होता है वो cos थीटा होता है। ये फार्मूला होता है कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस cos थीटा होता है। तो उसका समाकलन किया गया तो माइनस cos थीटा आ गया पी के साथ में, और लोअर लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 लग गया यहाँ से। जैसे ही हम लोअर लिमिट अपर लिमिट का मान रखें तो सबसे पहले अपर लिमिट के साथ लोअर लिमिट को रखा जाता है घटा के। तो यहाँ से w बराबर p1 माइनस के साथ cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1। चूंकि cos थीटा 1 प्लस में इसलिए हम पहले उसको रख लिए, और माइनस में cos थीटा 2 है तो उसको बाद में कर दिए। तो यहाँ से हमको मिल गया w बराबर p e cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब फिर से मान लेते हैं कि अगर हम प्रारंभ में द्विध्रुव को उसके दिशा में ही अर्थात पैरेलल समांतर रखा गया था वैद्युत क्षेत्र के, तो वहां से थीटा 1 का जो स्थिति होगा वो 0 एंगल बनाएगा, वहां से शून्य कोण बनाएगा। इसलिए हम मान लेते हैं कि थीटा 1 का जो मान है वो प्रारंभ में स्थिति में 0 है। तो वहां से हमको व्यंजक मिल जाता है कि w बराबर पी ई cos 0 माइनस cos थीटा। यहाँ पे थीटा 1 खत्म हो रहा है इसलिए cos थीटा 2 नहीं लिख के बल्कि cos थीटा 2 के स्थान पे हमने थीटा ले लिया है। तो यहाँ से हमको जो रिजल्ट मिल रहा है कि w बराबर p, चूंकि cos 0 अंश का मान 1 होता है तो उसके स्थान पे 1 रख दिया गया। तो हमको मिल गया w इक्वल टू पी ई और ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। यहाँ से टोटल w इक्वल टू पी ई 1 माइनस cos थीटा जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो टोटल किया गया कार्य है वो w बराबर पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा जूल, ये आपका रिजल्ट होता है। ये पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं इसको हम मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। इसको मिटा देते हैं। अगली हेडिंग पढ़नी है हम लोगों को, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र तो लेना ही है, जैसे इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया गया था। तो हेडिंग डालेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र तो हमको मानना पड़ेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र हम लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे एक द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर, ए और बी बिंदु, ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश और बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश ले लिया गया। अब यहाँ जो इसके बीच की दूरी होती है वो 2l होती है, तो हम लोग जानते ही हैं। मान लीजिए कि इस द्विध्रुव को हम लोग अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमको निकालना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, इसका व्यंजक निकालना है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश और एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ये चीज हमेशा होती है कि जो द्विध्रुव होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव, उसके बीच की जो दूरी होती है वो 2l फिक्स होती है, वो 2l ही होती है। तो और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम मान लेते हैं कि वो p है। तो अब यहां से अनंत से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनंत से अगर बिंदु ए तक हम सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं तो वहां यहां तक ए तक आने में जो कार्य होता है वो एक दूसरे को निरस्त करता रहता है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। अनंत से जब हम यहाँ ए बिंदु तक वैद्युत द्विध्रुव को लाते हैं तो एक दूसरे का जो कार्य होता है वो माइनस प्लस के कारण निरस्त करता रहता है। और यहाँ ए से और बी तक
क्योंकि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को लाते हैं तो यहाँ प्लस क्यू वाला आवेश का सिरा यहीं पर रुक जाता है बिंदु ए पर, और माइनस क्यू वाला सिरा यहाँ तक आता है, अर्थात प्लस क्यू आवेश के सिरे से जो माइनस क्यू आवेश वाला सिरा है वो 2l दूरी अधिक तय करता है। तो 2l अधिक दूरी जो तय करता है उसके लिए हमको निकालना है कि कार्य कितना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पहले जो कार्य होता है वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर 2q दूरी अधिक चलने के लिए यहाँ पर जो है वो वैद्युत क्षेत्र काम करता है और उसका मान अधिक होता है, इसलिए यहाँ जो कार्य मिलता है वो आपको हमको ऋणात्मक मिलता है। तो हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र द्वारा माइनस क्यू वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया जो कार्य है, किया गया कार्य अधिक होगा तथा ऋणात्मक होगा। अब हम कहेंगे कि -2 दूरी -q आवेश की जो दूरी है, की दूरी 2l के लिए किया गया कार्य, तो यहां से मिल जाएगा हमको किया गया कार्य। इसको हम W1 मान लेते हैं या U0 इसका नोटेशन होता है कि इसको हम U0 से डिनोट करते हैं। तो यहां से हमें मिलता क्या है, -q आवेश पर बल गुणे विस्थापन। अब ये विस्थापन कितना हुआ है, मैंने बार बार बोला है कि -q आवेश +q आवेश की तुलना में 2l दूरी अधिक चल रहा है। तो यहां से हमको मिल जाएगा -q आवेश पर बल, तो बल हमको क्या मिलेगा, -q EQ। तो यहां से हम रख सकते हैं माइनस के साथ EQ, और जो विस्थापन हुआ है वो 2l है, क्योंकि हम +q आवेश से -q आवेश तक यहाँ जो दूरी चल रहे हैं वो विस्थापित इतना सिर्फ 2l हो रहा है। तो यहाँ से 2l रख दिया गया विस्थापन के स्थान पे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो -q × 2l, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के साथ E और 2ql। अब चूंकि हम जानते हैं कि 2ql का जो वैल्यू होता है वो P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, तो यहाँ से हम 2ql के स्थान पर उसका मान रख देंगे तो हमको मिल जाएगा -PE। तो ये जो W1 का अर्थात U0 का जो मान मिला वो हमको -PE मिल गया, और इस मान को हम यहीं छोड़ देते हैं। अब अगले स्टेप में हम कहते हैं कि मान लीजिए हमने द्विध्रुव को अब क्षेत्र में हम ले आए हैं, मतलब अनंत से जो द्विध्रुव को यहाँ क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है वो हमको मिल गया है U0 अर्थात, या W1 बराबर -PE। हम कहते हैं कि यदि द्विध्रुव को इसी वैद्युत क्षेत्र में जो थीटा कोण घुमा देते हैं, तो थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य है अब ये भी निकाले हैं हम, तो हम यहाँ कहेंगे कि यदि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य इसको हम W2 मान लेते हैं, और ये होता है PE1 - cos थीटा। अभी हम लोग इसके जस्ट पहले वाले व्यंजक में पढ़े हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर हम थीटा कोण से घुमा देते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, तो जो उसके पर कार्य होता है वो W बराबर PE1 - cos थीटा अभी भी व्यंजक मिला है, इसको हम W2 मान लेते हैं। अब हम कहते हैं कि द्विध्रुव पर जो कुल लगने वाली स्थितिज ऊर्जा है, हम कुल टोटल स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला
लगने वाला या द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा, ऐसे लिख देते हैं, द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा, हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हम कुल स्थितिज ऊर्जा को U मान लेते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा U बराबर U0 प्लस W2, U इज इक्वल टू U0 प्लस W2। यहाँ से हम इसका मान U0 का और W2 का भर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिलता है U बराबर, यहाँ से जो U0 अर्थात W1 का मान मिला था हमको, वो माइनस PE मिला था, तो उसको रख दिया गया माइनस PE, और W2 का मान अर्थात थीटा कोण घुमाने में जो कार्य मिलता है उसका मान रख देंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो माइनस के साथ PE प्लस के साथ अंदर गुणा कराते हैं PE का, तो 1 के साथ PE हो जाएगा, माइनस PE के साथ कॉस थीटा मिल जाएगा। यहाँ से माइनस में और प्लस में PE होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE कॉस थीटा, माइनस PE कॉस थीटा, और ये जो हमको मिला है ये परिणामी स्थितिज ऊर्जा है। किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में की जो स्थितिज ऊर्जा है, ये परिणामी अर्थात इसका व्यापक सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा का व्यापक सूत्र है ये। यहाँ से दो कंडीशन और बनती है कि अगर हम थीटा बराबर 90 अंश लेते हैं, थीटा बराबर 180 अंश लेते हैं, तो उसमें क्या बन सकता है या इसका मान कितना हो सकता है, उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। उसके पहले मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक द्विध्रुव है जिसका A सिरा पर प्लस क्यू आवेश है, B सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो चूंकि अनंत से लाया जा रहा है, तो यहाँ तक की जो दूरी है बिंदु A तक, वहां तक तो A सिरे को भी लाया जा रहा है, B सिरे को भी लाया जा रहा है, इसलिए वो जो भी कार्य मिलेगा हमको वो एक दूसरे से निरस्त होता रहेगा। A से B तक लाने में जो कार्य है ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो A सिरा है उसकी तुलना में B सिरा अधिक दूरी तय किया है 2L, तो 2L दूरी जो अधिक तय किया था, जो अधिक विस्थापित हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर W1 निकाल लेते हैं। किया गया कार्य अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को लाने में किया गया जो कार्य है वो W1 बराबर U0 माइनस क्यू आवेश पर बल गुणे विस्थापन। चूंकि माइनस क्यू आवेश इसलिए हुआ क्योंकि ये क्षेत्र इस द्विध्रुव पर कार्य करने लगा और वो अधिक होगा, और माइनस होगा इसलिए क्योंकि वो वही चीज है कि वैद्युत क्षेत्र इस पर कार्य कर रहा है। तो W1 बराबर माइनस क्यू आवेश पर बल गुणे विस्थापन यहाँ से हो गया। अब बल कितना लग रहा है हम जानते हैं कि E इक्वल टू F/Q वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से, तो यहाँ से हमको मिल गया। हम इसको एक बार लिख भी देते हैं कि यहाँ से किस फार्मूले से हमको मिला है। तो यहाँ से जो बल होता है वो होता है E इक्वल टू F/Q होता है, यहाँ से पक्षांतर करके मान निकाला गया, तो F बराबर ये E के साथ Q मिल गया। चूंकि वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है और अधिक हो रहा है इसलिए वो माइनस के साथ में आया है, माइनस EQ इंटू 2L, 2QL को साथ में लिया गया क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा जानते हैं कि 2QL बराबर P होता है, तो 2QL के स्थान पर P रख दिया गया, तो हमको U0 या हम कहें कि W1 बराबर माइनस PE हमको यहाँ से मिल गया। उसके बाद क्या आता है कि हमने जो वैद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने के बाद यहाँ से हम अगर थीटा कोण घुमा देते हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो किया गया कार्य कितना है, तो उसका इसके जस्ट पहले हम अभी बताए हैं कि अगर थीटा कोण घुमा देते हैं वैद्युत क्षेत्र में तो उसका जो हमको कार्य का फार्मूला मिलता है वो W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे W1 हम पहले से मान चुके हैं इसलिए हम इसको W2 मान लेते हैं, तो यहाँ से हमको W2 इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा मिल गया। अब हम द्विध्रुव पर जो कुल स्थितिज ऊर्जा है उसको निकालते हैं, तो उसको मान लेते हैं U, तो कुल स्थितिज ऊर्जा U0 प्लस W2, तो U0 का जो मान है माइनस PE और W2 का जो मान है PE1 माइनस कॉस थीटा, उसको रख दिया गया। यहाँ से सॉल्व किए, PE माइनस के साथ में ये है उसको रख दिए, इस PE का इसके ब्रैकेट के अंदर गुणा कराया गया, तो PE का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ PE आ गया, और माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो PE का, तो माइनस के साथ PE कॉस थीटा मिल गया। PE माइनस में PE प्लस में ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमको U बराबर माइनस PE कॉस थीटा, और यही द्विध्रुव का जो स्थितिज ऊर्जा का व्यापक सूत्र है।
यहाँ स्थितियां देखते हैं कि इसमें 2-3 स्थितियां तो बनने वाली हैं। स्थिति फर्स्ट क्या बनता है? स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति एक में हम देखते हैं कि यदि थीटा का मान 0 अंश हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, तो हमको स्थिति ऊर्जा का जो व्यंजक मिलेगा वो u इज इक्वल टू माइनस पी और cos 0 अंश। तो cos 0 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से हम जो कि कारण में लिख देंगे कि cos 0 अंश इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो यहाँ से हमको माइनस पी मिल जाएगा, u बराबर माइनस पी। और यह अस्थाई संतुलन की स्थिति होगी, अस्थाई संतुलन की स्थिति। दूसरा जो कंडीशन है उसमें हम थीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं सेकंड कंडीशन में कि यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से हमको स्थिति ऊर्जा मिल जाएगा माइनस पी के साथ cos 90 अंश। और cos 90 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है, इसलिए हमको मिल जाएगा यहाँ स्थिति ऊर्जा का मान 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रख कर लेके आए वैद्युत क्षेत्र में और क्षेत्र के लंबवत लेके आए, तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो हमको 0 मिलता है, अर्थात हमको उसका कार्य 0 मिलता है। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि हम थीटा बराबर 180 अंश ले, तो हमको स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वो मिल जाएगा माइनस पी और इंटू कॉस के साथ में 180 अंश। यहाँ से हमको मिल जाएगा u बराबर cos 180 अंश का जो मान होता है वो यहाँ पे हम लिख देंगे अभी माइनस पी के साथ -1, क्योंकि cos 180 अंश का मान -1 होता है। तो यहाँ से हमको जो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक मिलेगा वो Pe मिल जाएगा। और द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है, यह द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है। बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।